नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेऊ सहज स्वरूप, यानी मन में ही ईश्वर का वास बताने वाले संत शिरोमणि रविदास का भव्य मंदिर मध्य प्रदेश के सागर में बनेगा। उनका मंदिर बनेगा जो कहते थे कि यदि आपके मन में किसी के प्रति बैर भाव नहीं है, लालच या द्वेष नहीं है, तो आपका मन ही भगवान का मंदिर है। उनके मंदिर के भूमि पूजन में अभी तक की खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ सकते हैं। उसके अगले दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आएंगे। समाजवादी सुप्रीमो अखिलेश यादव भी उसके एक हफ्ते पहले सागर आ जाएंगे। सागर बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है और सियासी गागर में सागर भरने का एक सुविधाजनक तरीका भी। इसी वजह से तमाम बड़े नेताओं के दौरे वहां हो रहे हैं। तो आज बात करेंगे इन्हीं सब मसलों की। सबसे पहले इस बात की कि संत रविदास किसी एक धर्म, किसी एक जाति के नहीं थे, लेकिन चूंकि वहां उनकी जाति के वोटर का बाहुल्य है, लिहाजा उनका मंदिर, उनके मंदिर की प्लानिंग हो गई। पिछली बार बुंदेलखंड में भाजपा को बहुत निराश नहीं किया था बुंदेलखंड ने, माफ कीजिए, लेकिन इस बार क्या मामला फंसा हुआ सा है? क्या बसपा या सपा के लिए बुंदेलखंड में संभावनाएं अभी भी जिंदा हैं? और क्या सिर्फ मंदिर बना देने से संत शिरोमणि रैदास जी की ये लाइनें साकार हो जाएंगी? ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम रहें, सम बसे, रैदास रहें प्रसन्न। ये एक खास पैनल के पास इन्हीं सारे सवालों के जवाब मांगने के लिए हम जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। तकरीबन 747 साल पहले जन्मे संत रविदास जी बहुत महान संत थे। उन्हें पूजा स्थल की भव्यता पसंद नहीं आती थी, लेकिन एमपी सरकार सागर में उनका भव्य मंदिर बनाने वाली है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि इसके लिए 25 जुलाई को प्रदेश के 5 शहरों से रथ रवाना होंगे, जो 5 जिलों की मिट्टी और पवित्र जल लेकर सागर पहुंचे। इसी पवित्र जल से 12 अगस्त को मंदिर का भूमि पूजन होगा। अभी हालांकि पूरी तरह तय नहीं हुआ, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भूमि पूजन में आ सकते हैं। उसके ठीक अगले दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी सागर आ रहे हैं। उसके एक हफ्ते पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी सागर आ रहे हैं। अब आपको खुलकर कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ लीजिए कि बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार सागर का चुनावों में रुतबा कितना है। 5 यात्राएं प्रारंभ होगी 5 अलग अलग स्थानों से, और ये सब अलग अलग गांव से, गांव की माटी, नदी का जल लेकर फिर सागर पहुंचेगी, जहां अभी जो तय तिथि है 12 अगस्त, उस दिन संत भगवान रविदास जी के मंदिर के निर्माण का शिलान्यास होगा। दरअसल पॉलिटिकल पार्टीज के मन में बुंदेलखंड के प्रति इस प्रेम की वजह आपको बताते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में सागर, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी और पन्ना जिले आते हैं। इन 6 जिलों में 26 विधानसभा सीटें आती हैं। दतिया की 3 सीटों को और मिला लिया जाए तो ये 29 सीटें होती हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में इन 29 सीटों में से 19 सीटें बीजेपी को मिली थी, कांग्रेस के पास 8 और बसपा सपा के पास 2 और 1 सीट आई थी। बुंदेलखंड में जातिवाद जमकर हावी है। यहाँ 22% मतदाता अनुसूचित जाति वर्ग के। ये सारी कवायद उसी वोटर्स को अपनी ओर खींचने के लिए हो रही है। ये और बात है कि इसे सार्वजनिक तौर पर कोई भी राजनीतिक दल भला क्यों स्वीकारेगा। टोटल भारतीय जनता पार्टी अपने डूबते जहाज को बचाने की कोशिश कर रही है। न उन्हें रविदास जी मदद करेंगे, न उन्हें गुरु गोविंद सिंह जी या गुरु नानक जी मदद करेंगे, न ही भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम और महाकाल करेंगे। इनका परलोक सुनिश्चित है, राजनीतिक परलोक, और वह निर्णय होगा, जनता उसे करेगी। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाकों में शुमार है। बेरोजगारी, कुपोषण, अशिक्षा, पलायन जैसी समस्याएं यहाँ बहुत ज्यादा हैं। हर बार चुनाव इन्हीं मुद्दों पर शुरुआती तौर पर लड़ते हुए से दिखाई तो देते हैं, लेकिन बाद में वो जातिवाद में
तब्दील हो जाते हैं, इस बार भी उसी जुगत में तमाम सियासी पार्टी जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। एक बेहद खास पैनल हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ा है, तो रस्मन सबसे पहले उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूं। हमारे साथ हैं सुरेंद्र चौधरी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री भी हैं। सुरेंद्र जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान हैं घनश्याम पिरोनिया, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और ये भी पूर्व मंत्री हैं। स्वागत है घनश्याम जी का। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बड़ा चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ रमेश शर्मा जी भी हैं। रमेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं घनश्याम जी से। घनश्याम जी, मेरी माना सर्वोत्तम संज्ञान आप हो सकता हो दुरुस्त करें, तो संत रविदास जी का ऐसा कोई सीधा ताल्लुक मध्य प्रदेश से नहीं रहा है, वो यूपी उनकी पृष्ठभूमि रही है। यहाँ सागर में मंदिर बनाने के पीछे कोई खास वजह? नहीं, अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस हमारे नेताओं का बयान। साहब ना तो संत रविदास इनकी मदद करेंगे, ना भगवान श्री राम मदद करेंगे। ये तो ऐसे संत हैं, इनका नाम लेने भर से और भवसागर से पार हुआ जा सकता है। चोरी वेतरणी कहाँ लग रही इनके लिए। और इसलिए कांग्रेस ना तो इन पर विश्वास करती है और इनको मानती है, और इसलिए अगर इनके नेता वहां आते हैं तो ये केवल ढोंग करने के लिए और उनकी आड़ में अनुसूचित जाति वर्ग के वोट कबाड़ने के लिए आ रहे हैं। भारतीय जनता पर उनकी सरकारें कभी नहीं करती हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी आप ही ने जैसे बताया कि खड़गे और सपा के सुप्रीमो आने वाले हैं, भाई इनको प्याद क्यों नहीं आई? और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मंदिर का निर्माण करने जा रही है वो कोई आज कर रही है क्या? आज से 4 महीने पहले मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने सागर में संत रविदास जी के नाम पर कुंभ किया और उसमें मुख्य अतिथि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री शिवराज सिंह जी थे। और इसलिए उन्होंने उसमें शिवराज सिंह जी ने हमारे संत रविदास जी का भव्य मंदिर बनेगा, 100 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, उन्होंने उसकी वहां घोषणा की। तब कोई चुनावी माहौल, लेकिन आज कांग्रेस आज इसको चुनाव से क्यों देखना चाहती भाई? आपकी सरकारें जहां जाए वहां मंदिर बनाना। जवाब ले लेते हैं सर, पहले सवाल में बहुत वक्त दिया, सुरेंद्र जी को इन कर लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र जी ये कह रहे हैं कि आप लोगों की आस्था नहीं है संत शिरोमणि रविदास जी में, इसलिए आपकी पार्टी को बेचैनी हो रही है। ये पुराने भक्त है, इनकी पार्टी पुरानी भक्त है। मैं इनकी भक्ति के बारे में थोड़ा सा मैं इनका संज्ञान लाना चाहूंगा जी। आप सबके चैनल के माध्यम से यह चीज मैं आपके संज्ञान में और पूरे प्रदेश और देश की जनता के संज्ञान में भी लाना चाहूंगा। इतने बड़े भक्त हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के, नरेंद्र मोदी साहब हो, शिवराज सिंह साहब हो, भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा हो। दिल्ली में 600-650 साल पुराना संत गुरु रविदास जी का मंदिर अभी 2 साल पहले ढहाने का काम किस सरकार ने किया था, जरा ये बता दें। और बचाने का काम किसने किया था, जरा ये भी बता दें। याददाश्त के लिए इनको बता दूं कि हमारी कांग्रेस पार्टी के लोग ही जो जहां गुरु महाराज जी खुद जाके स्थान बनाए थे, उस स्थान पर दिल्ली तखत पर इनने खुद जाके अतिक्रमण करते हुए उसको तोड़ने का प्रयास किया। और जब जाके कांग्रेस पार्टी के और समाज के लोग में सुप्रीम कोर्ट गए और जब जाके संत शिरोमणि गुरु रविदास जी वह स्थान बचा पाए। यह इसी तरीके का पाप छुपाने के लिए मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में अब इनको कोई रास्ता बचा नहीं। आज जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के वंशजों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरीके से बेरोजगारी फैली है, जिस तरीके से कुपोषण फैला है, इन सब चीजों का जो जवाब देने के लिए, बचने के लिए इनके पास एक ही हथकंडा बचता है, वो ही धर्म का। आज उस धर्म के एजेंडे के नाम पर भी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का नाम लेकर यहाँ मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? इसके पहले माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 2 टर्म मुख्यमंत्री रहते हुए इसी जिले में जिस जगह से श्री गुरु रविदास जी का आश्रम है कर्रापुर धाम, उस कर्रापुर धाम के लिए 15 लाख की घोषणा की। यहाँ पे दीनदयाल नगर में कर्रापुर धाम है, वहाँ पे 15 लाख रुपए की घोषणा की थी। लेकिन किसी आऊंगा सुरेंद्र जी, बहुत वक्त है। पहले सवाल में आप दोनों राजनीतिक मेहमानों को बहुत वक्त दिया। तीसरे मेहमान को इनका लेता हूं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारी सरकारें बदते गिरते अपने पूरे कैरियर के दौरान देख चुके हैं। रमेश जी को इन करता हूं। रमेश जी, आपको क्या लगता है ये जो पूरा मामला है संत रविदास जी पर, अब दोनों पार्टियां उन पर क्लेम भी कर रही हैं,
कि साहब हम ज़्यादा उनके प्रति समर्पित हैं। फायदा होगा आपको लगता है बुंदेलखंड में इससे? देखिए, इस मामले में मुझे रविदास जी को लेकर के और बुंदेलखंड को लेकर के दोनों ही पार्टियों का दृष्टिकोण पर आश्चर्य होता है। सबसे पहले तो रविदास जी को अगर हम समझें तो संत को किसी को भी जाति या वर्ग में नहीं बांटा जा सकता। रविदास जी के जो गुरु थे वो रामानंदाचारी थे, वो शंकराचार्य उपपीठ के शंकराचार्य थे। उनकी शिष्या जो है वो चित्तौड़ की रानी थी, मीराबाई थी। हाँ, मीराबाई चित्तौड़ की महारानी थी। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के उनके गुरु जो हैं वो शंकराचार्य परंपरा के संत हैं। उनके शिष्य एक मतलब रानी है। फिर उनके जो गुरु भाई हैं वो गागरोन के राजा थे, जो पीपाजी थे वो उनके गुरु भाई थे, जो गागरोन के राजा थे। दोहे भव्यता को लेके भव्यता को खारिज करते हैं। तमाम दोहे ये कहते हैं कि भाई आप अंदर झांको, मन को शुद्ध करो। हाँ। तो कुल मिलाकर के एक बात समझ लीजिए, जो गीता के 9वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने ईश्वर की व्यापकता और हमारे शरीर के भीतर और आसपास उनकी जो कैटालिसिस तरीके से समझाया है, लगभग वही बात संत रविदास जी ने समाज को अपनी लोक भाषा में समझाया। एक बात हुई। दूसरी बात मैं बुंदेलखंड के मामले में कहना चाहता हूं, मैं बुंदेलखंड की धरती को नमन करना चाहता हूं। आप इतिहास अगर देखें तो वो खिलजियों का राज्य हो, मुगलों का राज्य हो, अंग्रेजों का राज्य हो, बुंदेलखंड ने कुछ तात्कालिक समझौते तो किए लेकिन समर्पण नहीं किया। वो इतनी, यही कारण था कि उस धरती पर ज़्यादा दमन हुआ और गरीबी आज जो है हर सरकार ने उसकी उपेक्षा की है और अंग्रेजों ने तो उसके टुकड़े किए, कुछ उत्तर प्रदेश में और कुछ मध्य प्रदेश में। तो ऐसी स्थिति में अगर रविदास जी का वहाँ मंदिर बन रहा है तो उस पर राजनीतिक बहस नहीं होनी चाहिए। सब लोगों को समर्पित भाव से उस संत की अभ्यर्थना करनी चाहिए। और अगर सरकार उसमें, कोई भी सरकार हो, भाजपा की हो कि कांग्रेस की हो, सरकार अगर में सहभागिता कर रही है तो उसके लिए सरकार की प्रशंसा होना चाहिए और उसके लिए आभार व्यक्त होना चाहिए। मोटे तौर पर आप अगर देखें रविदास जी के जो दोहे हैं, उनकी जो कहावतें हैं, वो जीवन के वर्तमान कार्यों को करते हुए उसका अपने कर्तव्य का पालन है, जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था। तो कुल अर्जुन तो जा ही रहा था भगवा ध्वज पहनने के लिए, कृष्ण ने अर्जुन को रोक करके काम में लगाया था। आप वो सारा का सारा संदेश आप रविदास जी के संदेश में देख सकते हैं। बिल्कुल। घनश्याम जी को इन कर लेते हैं। घनश्याम जी, एक जो हमने संत शिरोमणि के एक दोहे को उद्धृत किया यहाँ पे, वही दोहा लेके आपके पास आऊंगा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रैदास रहें प्रसन्न। तो बुंदेलखंड में आपको लगता है कि ऐसी स्थिति आप और आपकी सरकार कर पाई है कि सबको अन्न मिल रहा है, वहां पे सब प्रसन्न है? जी बोल, हमको ये बड़ी प्रसन्नता है कि हम संत रविदास जी के बताए हुए मार्ग पर ही चल रहे हैं। आज आप देखेंगे जो कहा कि ऐसा चाहूं राज में मिले इसको अन्न, आप देखेंगे हमारी सरकार ने चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, 1 रुपए किलो गेहूं चावल देना काम किया गरीब लोगों को। हमारी सरकार ने संत रविदास के पद चिन्हों चलकर ऐसे लोग जिनके सर पर छत नहीं है, जो गरीब हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से मकान मुहैया कराने का काम किया, पानी मुहैया कराने का काम किया। कांग्रेस की सरकारों में कभी नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकारों में गरीब लोगों के लिए इंदिरा कुटीर आई थी एक, और वो भी अंधा बांटे रेवड़ी और चीन कर। आज आप देखेंगे गांव गांव में हमारे प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से हम गरीबों का कल्याण करने का काम किया है। और तो और आप देखेंगे अनुसूचित जाति वर्ग हो, जनजाति वर्ग हो, और हमने हमारे महापुरुषों के जो मार्ग हैं, जो उनके पद चिन्ह हैं, जो उनके स्मारक हैं, जो उनके मान बिंदु हैं, ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र जी कुछ बोलना भी चाह रहे हैं। सुरेंद्र जी कुछ बोलना भी चाह रहे हैं। घनश्याम जी बहुत वक्त है, आऊंगा तुरंत से आऊंगा। ठीक है, कांग्रेस ने एक ईंट लगाने का काम ठीक है घनश्याम जी, आऊंगा माफ कीजिए। सुरेंद्र जी बहुत देर से कुछ बोलना भी चाह रहे हैं, आपकी बात सुन के। सुरेंद्र जी ये कह रहे हैं कि संत शिरोमणि के बताए हुए रास्ते पे लगातार बीजेपी चल रही है और आप लोग नहीं चल रहे, ये ध्वनि थोड़ा उनकी बात। मैं इनको कह देना चाहता हूं कि इनकी सरकार के मुख्यमंत्री ने जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के महाराज के नाम पर जो योजनाएं संचालित की थी अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के द्वारा, आज जनजाति कल्याण विभाग में आता है, जरा इनसे पूछिए वो बंद क्यों कर दी? इसका
बंद करने का क्या है? अरे मुझे आप बताइए, हमने ने गरीबों के लिए संबल योजना प्रारंभ की थी, हमने गरीबों के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की थी, हमने कन्याओं की शादी के काम प्रारंभ किए थे, और आपकी 15 महीने की सहारा आई थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, इन योजनाओं को क्यों बंद किया? ये सारी की सारी गरीबों के लिए थी, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए थी, और अरे कांग्रेस ने तो हमेशा अच्छी योजनाओं को। घनश्याम जी सुन तो लीजिए, घनश्याम जी सुन लीजिए, फिर आप बोलेंगे वो बोलेंगे तो शोर हो जाएगा। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। घनश्याम जी सुन लीजिए सुरेंद्र जी क्या कह रहे हैं, फिर आपकी बारी आएगी और तब वो बीच में बोलेंगे तो वो शोर में तब्दील हो जाएगा। अवसर दीजिए उन्हें भी बोलने का। जिस तरीके से आज प्रदेश में किस तरीके से शिकार है, आज उसको भी आपने 15 महीने की सरकार में बंद करने का काम किया। कांग्रेस ने हमेशा जाति का, जनजाति वर्ग का, गरीबों का अपमान करने का काम किया। कांग्रेस ने हमेशा और कभी भी इन मान बिंदुओं को माना नहीं। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार। ठीक है सर, ये शोर में तब्दील हो जा रहा है। बहुत गंभीर विषय पर हम संवाद कर रहे हैं। माफ कीजिए, दोनों मेहमानों से अनुरोध करूंगा, माफ कीजिए कि वो दर्शकों तक सुनाई दे। बहुत लाखों लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो उन तक पहुंच जाए बात के दरअसल क्या कहना चाहते हैं हमारे दोनों वरिष्ठ नेता। यदि बारी बारी से बोलेंगे तो सहूलियत हो जाएगी सर। माफ कीजिए, दोनों को फिर मुझे रोकना पड़ेगा। मैं सुरेंद्र जी और घनश्याम जी, माफ कीजिए, तीसरे मेहमान को इन करूंगा, मैं माफ कीजिए। तीसरे मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में है रमेश शर्मा जी। रमेश जी, ये जो बुंदेलखंड का जो हम गणित देख रहे हैं, पिछली बार जैसे मैंने अभी कहा, अभी आता हूं सुरेंद्र जी, अभी आता हूं आपके पास भी, अलग अलग बोलेंगे तो शायद दर्शकों को भी ठीक लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ा जो दर्शक है वो देखना चाहता है, और देखना चाहता है कि उनके जिम्मेदार नेता इस पूरे मसले पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ विषय भी। हम थोड़ा सियासत की बात कर लेते हैं। शर्मा साहब, ये पिछली बार बुंदेलखंड ने उतना निराश बीजेपी को नहीं किया था पिछले चुनाव में। इस बार बहुत सारे पैकेज अनाउंस किए गए, जो नदी जोड़ो लिंक परियोजना भी अनाउंस की गई, बाकी बुंदेलखंड पैकेज को लेकर सवाल भी उठते रहे। तो क्या इस बार कांग्रेस थोड़ा अपर हैंड दिखती है आपको वहाँ, इस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इस बार भाजपा ने सरकार में आकर के बुंदेलखंड के लिए बड़ी योजनाएं उन्होंने जो घोषित की हैं, और उसका लाभ उनको थोड़ा बहुत मिलेगा, और उसकी उन्होंने स्थिति बनाई है। पिछली बार हमको बराबर दिखता था, जो चैनलों में भी अपन ने बुंदेलखंड को लेकर के बातचीत की थी, कि भाजपा पिछली बार थोड़ा सा पीछे दिख रही थी वहाँ, लेकिन अभी जो लगातार उन्होंने कुछ काम किए हैं, उस काम से वो बराबरी से दिख रही है। और विशेषकर जिन 2-3 चीज़ों का उनको बुंदेलखंड में लाभ मिल सकता है, वो खास तौर से मिल सकता है लाडली बहना योजना का नाम। आप मध्य प्रदेश के जो विभिन्न हिस्से हैं, महाकौशल का हिस्सा है, ग्वालियर संभाग का हिस्सा है, मालवा का हिस्सा है, इसकी तुलना में महिलाओं में सबसे ज़्यादा अगर दुर्गति या अभाव या निर्धनता की स्थिति है, वो बुंदेलखंड में है। बिल्कुल सही तो बात। हमने जो आंकड़े अभी देखे हुए हैं, उन आंकड़ों में खास तौर से वो बहनें जिनको ये 1000 मिल रहा है, वो फिर बहुत होशियारी के साथ, कांग्रेस ने हालांकि कहा था कि हम 1500 देंगे, तो उसमें फिर शिवराज जी ने बड़ी होशियारी के साथ कहा कि हम 3000 तक देंगे और उसको 1200-1500 करेंगे। तो इस चीज़ का उनको लाभ मिलेगा। और लगभग इस समय मुझे बुंदेलखंड में दोनों पार्टियां बराबरी पर दिख रही हैं। महिलाओं का प्रतिशत भाजपा को थोड़ा बहुत, भले चाहे पॉइंट आ जाते हैं। सुरेंद्र जी की जब बात अधूरी रह गई थी, तो एक बार सुरेंद्र जी की तरफ भी रुक कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, एक और जो बात है वो ये है कि इतनी सारे अनाउंसमेंट, चाहे आपकी सरकार रही हो, केंद्र के भी मैं बात कर लेता हूं, क्योंकि केंद्र से भी बड़ा पैकेज बुंदेलखंड पैकेज के नाम पे आता रहा। तो चाहे आपकी सरकार केंद्र में रही हो, चाहे यहाँ पर इनकी सरकार रही हो घनश्याम जी की, फिर इतनी बुरी हालत बुंदेलखंड की क्यों है? फिर क्यों इतना पलायन होना चाहिए? सबसे ज्यादा पलायन, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो बुंदेलखंड से ही होता है। निश्चित तौर पर आपका कहना सही है, और आपने अच्छा सवाल उठाया। मैं शर्मा जी के लिए एक बात का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आपको याद होगा कि हमारे मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी भारत में, तब हम लोगों ने इस विशेष बुंदेलखंड के लिए विशेष पैकेज की स्थापना की थी। 3600 करोड़ रुपया दिया था। उस 3600 करोड़ रुपये का क्या हुआ आप सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की दोनों जगह सरकार थी, और दोनों जगह सरकार होने के कारण पूरा का पूरा पैसा बंदरबाज भ्रष्टाचार की चला गया। आज आप कहेंगे कि बहुत सारी चीजें, वास्तविकता क्या है? आरएसएस कितनी बात करती है, एक मंदिर, एक मकान, एक संतान। एक गुरु रविदास जी महाराज का सोच था, ये ऐसा समाज की कल्पना की थी, समाज की कल्पना की थी, बड़ी स्वस्थ उन्होंने कल्पना की थी। क्या
तभी तो ये सच्चाई है, सच्चाई नहीं है। सामाजिक सच्चाई और कुछ है। आज हमारे यहाँ देखिएगा स्कूलों में, आप इस बुंदेलखंड के स्कूलों की स्थिति क्या है? एक 6 टीचर है, 9 बच्चे हैं। मैं विषय से भटकना नहीं चाहता, लेकिन सच्चाई बताना चाहता हूँ। समरसता नहीं है, जो समानता सीएम स्कूल देखने जाकर के कांग्रेस ने नहीं। आ रहा हूँ घनश्याम जी, आपके पास भी आता हूँ, आपके पास भी, बस तुरंत अब आपके पास ही आ रहा हूँ घनश्याम जी, आपके पास ही आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, बस आ ही रहा हूँ अब तुरंत। ठीक है सुरेंद्र जी, आप घनश्याम जी को इन करेंगे, आप घनश्याम जी को इन कर लेते हैं, और मैं उम्मीद भी करूंगा कि आप भी उनकी बात पूरी सुनेंगे, उन्होंने आपकी बात पूरी सुनी। घनश्याम जी, एक बात मैं कहकर समाप्त करूंगा जी बोलिए। शर्मा जी, आप इसी प्रदेश के बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा बलात्कार, सबसे ज्यादा। ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं। घनश्याम जी, बुंदेलखंड की हालत, घनश्याम पिरोनिया साहब, बुंदेलखंड की हालत बहुत खराब है। सुरेंद्र जी, आप जवाब ले लीजिए, जवाब ले। घनश्याम पिरोनिया साहब, बहुत खराब हालत है बुंदेलखंड की, ये कहना सुरेंद्र जी का। वो कह रहे हैं कि पलायन तो एक दूर की बात है, पलायन तो खैर है ही, महिलाओं के खिलाफ अपराध भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, गरीबी, भुखमरी, और पानी तो एक बड़ा, पानी तो इतना चर्चित विषय है कि मैं समझता हूं देश में कोई ऐसा नहीं होगा जिसे नहीं पता हो कि बुंदेलखंड सूखा है। घनश्याम जी, नहीं, ये कांग्रेस का आरोप है। मध्य प्रदेश की सरकार इन वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। हमारा ग्राफ बढ़ रहा है, हमारे उनके बीच में रुझान है, हमारी उनमें पेट, तो कांग्रेस के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है आने वाले समय में। और हमारी वहां की जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े रहेंगे। हम काम करें, उनके जन कल्याण के काम करें, उनकी जो योजनाएं संचालित करी, बहना योजना हो। अब आप देखिए कैसे उन्होंने नकल करने का काम किया। अरे जहां इनकी सरकारें हैं, जिन प्रदेशों में इनकी सरकारें हैं, वहां उन्होंने लाडली बहना योजना की। अरे केवल आरोप लगाने से नहीं होता है, पहले अपने यहाँ ठीक करो, अपने घर को ठीक करो। मध्य प्रदेश की सरकार तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास साथ में लेकर के हम इस देश को और प्रदेश को बुलंदियों पर, ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और संत रविदास जी का जो 100 करोड़ रुपए का मंदिर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बनाया है, सर वो तीसरे मेहमान को एक बार इन कर लेता हूँ। कांग्रेस ने बनाने का काम किया और हम महापुरुषों का मंदिर बनाकर उनका जीवन चरित्र। ठीक है सर, तीसरे मेहमान को इन कर लेता हूँ। वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ शर्मा साहब, मैं तीसरे मेहमान को इन कर लेता हूँ। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है रमेश शर्मा जी, उनको इन कर लेता हूँ। तीसरे मेहमान को इन कर लेता हूँ घनश्याम जी, सुरेंद्र जी, घनश्याम जी तीसरे मेहमान को इन कर लेता हूँ, फिर वो शोर जैसा लगने लगता है। एक मैं आपसे बात करना चाहूंगा रमेश शर्मा साहब, हम सियासत की बात कर लेते हैं। इनकी दोनों की मजबूरी भी, दोनों पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम तो दोनों जुड़े हुए नहीं हैं। तो क्या आपको लगता है अभी भी सपा और बसपा, खास तौर पर उसी वर्ग की राजनीति बसपा भी करती है, उसकी बुंदेलखंड में कहीं आप कुछ गुंजाइश देखते हैं? भाई दमोह को भी हम खींच खांच के अगर बुंदेलखंड में शामिल कर रहे हैं तो एक सीट दमोह से भी थी उनके पास, एक तो उनके पास तो 2 सीट थी ही नहीं, माने इस तरह से। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि बसपा का और सपा का भले ही चाहे कम हो गया हो वोट, लेकिन एक वोट बैंक तो है। और न केवल बुंदेलखंड में बल्कि बुंदेलखंड से लगे हुए बघेलखंड में, इस पट्टी में उनका वोट यूपी की बॉर्डर कर देते हैं हम, ग्वालियर तक चल चलते हैं। मुझे इस बार बुंदेलखंड में ये नहीं लगता कि बसपा या सपा हो सकता है बसपा को 1 आध सीट निकाल ले, लेकिन इस बार मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि सीटें का जो बंटवारा होगा वो भाजपा और कांग्रेस में ही होगा। धोखे से कोई 1 आध सीट अगर बसपा की निकल गई तो निकल गई। ठीक है कि उनको हर सीट पर परसेंटेज का वोट तो मिलना है, लेकिन कुछ उल्लेखनीय कर पाएंगे इसकी मुझे संभावना कम दिख रही है। 1 आध सीट से ज्यादा नहीं दिख रही है, वो भी बसपा की। जी, एक बार सुरेंद्र जी को इन कर लेते हैं, इसी सियासी संवाद भी थोड़ा सा कर लेते हैं। सर अब आज के मसले में आप बड़े नेता भी हैं उस इलाके के, तो आपको डर नहीं है कुछ इस बात का कि सपा और बसपा अगर आएंगे तो चलिए ठीक है सीट नहीं लाए हम, मैं भी सहमत हूं कि सीट हो सकता कम हो, वोट कटवा तो हो ही जाती है, तो नुकसान आपका हो जाएगा फिर उसमें? इस बार देखिए ये बात बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस भरोसे का, विश्वास का गला घोंटा है, ये पूरा का पूरा हमारा संत रविदास जी का समाधि डॉक्टर अम्बेडकर साहब के अनुयायी हो सारे लोग बहुत अच्छे से पहचान चुके हैं। और सारी राजनीतिक पार्टियां आप देख रहे होंगे, चाहे वो दूसरे कांग्रेस के विरोधी अन्य दल है, अब भारतीय जनता पार्टी के बेकाबे में और इसमें फुसलाने में आने वाले हैं नहीं। सबने मन बना लिया है कि आज जिस तरीके से
अब कभी बाबा साहब के नाम पर, कभी संविधान के नाम पर, कभी संविधान निर्माताओं के नाम पर, अब संत गुरु रविदास जी के नाम पर, अभी समाज के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, बहुत हो चुका। एक जनता अब जागरूक हो चुकी है, उसने मन बना लिया है कि सियासत में हम किसी भी तरीके से अपना वोट नहीं कटने देंगे। जहां तक बहुजन समाज पार्टी की या अन्य हमारे राजनीतिक दल की बात है, आप देख रहे होंगे बुंदेलखंड में वोट नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही? इसका साफ स्पष्ट कारण है कि सब एक तरफा ये जान चुके कि भारतीय जनता पार्टी चलने वाली धोखेबाज पार्टी है। ठीक है, अब यही सवाल, बिल्कुल सेम सवाल यथावत लेके घनश्याम जी के पास जाते हैं। घनश्याम जी, आपके इलाके से लेके हम जो, जैसे शर्मा जी ने भी जिक्र भी किया कि पूरा मगर बघेलखंड तक चले जाए, रीवा यानी वो पट्टी जो यूपी से टच करती है, वहां बसपा और सपा का जनाधार तो रहता है और इसी वोटर को इफेक्ट करता है वो। तो ऐसा कोई डर तो नहीं है कि ये दोनों पार्टियां भी कुछ खेल बिगाड़ सकती? नहीं, ये देखिए, हमको ना कांग्रेस से डर है, ना बहुजन समाज पार्टी से डर है, और ना समाजवादी पार्टी से डर है, ना आम आदमी पार्टी से डर है। हमने जो कार्य किए, हमने जो विकास के काम किए, हमने बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म स्थान पर 16 करोड़ रुपए की लागत से जो भव्य मंदिर बनाया है, हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नागपुर में बाबा साहब अम्बेडकर की दीक्षा भूमि को सजाया है, हमने दिल्ली में बाबा साहब अम्बेडकर का जो अंतिम समय रहे 23 हरिराजपुर मार्ग के कोठी को सजाया है, और पंचतीर्थ बनाए भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। हमको गर्व होता है कि हमारे कार्यकाल में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार थी, मरणोपरांत भारतीय जनता पार्टी के सहयोग समर्थन से बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न देने का काम हमारे माध्यम से हुआ, और बाबा साहब के जितने भी पंचतीर्थ उनको सजाने संवारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है, एक जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र जी उसी इलाके से हैं जहां पर ये हो रहा है, यहाँ पर मंदिर निर्माण होना है। घनश्याम जी एक जवाब ले लेता हूँ, क्लोजिंग रिमार्क ले लेते हैं। सुरेंद्र जी, जाएंगे आप मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में कि नहीं जाएंगे कि नहीं? वो तो संत तो सबके हैं, संत तो किसी पार्टी में बांधे नहीं जा सकते। तो जब भले ही बीजेपी सरकार करा रही हो, आप जाएंगे उसके भूमि पूजन में जब मंदिर की भव्य तैयारी शुरू होगी तब? देखिए, गुरु रविदास जी महाराज के प्रति सच्ची आस्था है, मंदिर बने, लेकिन आपकी नियत साफ होना चाहिए, साफ वही होना चाहिए। सोसाइटी में, समाज में एक सीधा संदेश जाना चाहिए कि ये सब सनातन समरसता के उद्देश्य से यह सरकार कुछ अलग है, तो उसमें किसी को कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपके मुंह में दांत और बगल में छुरी वाली हम डिस्टर्ब नहीं होती। आप कहते हैं इनसे कोई नाराज नहीं है, अरे देखो 3 प्रकार के नाराज लोग साथ में बैठे हैं। एक महाराज, इनकी भाजपा 3 प्रकार की है, एक नाराज भाजपा, एक शिवराज भाजपा, एक महाराज भाजपा। आपको मुद्दे पे बताइए, भाजपा पे क्या बता रहा हूँ, सुन लीजिए, मुद्दा बता देता हूँ। इसी सांसद वीरेंद्र खटीक जो यहाँ केंद्रीय मंत्री हैं, बहुत जल्दी सर वक्त फिसल गया, बिल्कुल क्लोजिंग। अनुसूचित जाति वर्ग के बहुत सारे मंत्री हैं, कांग्रेस ने। ठीक है सर, माफ कीजिए, वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे यहीं पर करना पड़ेगा तीनों मेहमानों के लिए, और माफी चाहता हूं कि मुझे रोकना पड़ा क्योंकि वक्त इजाजत नहीं देता। आज की इस चर्चा में इतना ही। क्लेम आपने जरूर सुने होंगे, संतों को लेकर भी आपकी आस्था बेशक होगी, सुनिए जरूर इनको, लेकिन जो आपका मन कहता है वो करिएगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को किसी खास मसले पर, खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BS TV।